ठीक है, किसकी क्लास है? सोशल साइंस की। और सोशल साइंस में आपको पता है कि ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट मेनली आते हैं। सबसे पहला हिस्सा कौन सा होता है? हिस्ट्री का। डन। जो दूसरा होता है वो होता है पॉलिटी का, और जो तीसरा होता है वो होता है जियोग्राफी का। किसका होता है? जियोग्राफी का। और जो चौथा होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। ये 4 हिस्सों से मिल करके हमारा सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज कह लीजिए, सोशल साइंस कह लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में जनरली आपको क्या मिलेगा? एसएसटी। लेकिन ये एसएसटी मत बोलिए आप सोशल स्टडीज बोलिए फुल फॉर्म में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 करके ही पढ़ सकते हैं, चारों को एक साथ पढ़ नहीं सकते, या अलग अलग आवर्स में पढ़ें तो साथ में पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमी। ठीक है, इसमें अभी आज की क्लास में आपको मैं हिस्ट्री की क्लास लेने चल रहा हूं, और हिस्ट्री में हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास की है। हिस्ट्री में हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली है, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी एक कहानी बताई, एक हिस्ट्री की एक समझ बताई। ठीक है, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जब भी हम इतिहास को पढ़ने बैठें तो हमारा उद्देश्य रटना ना हो, हमारा उद्देश्य हो समझना। और समझना कैसे है? एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ना। एक घटना से दूसरी घटना को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारी समझ विकसित हो जाती है। ठीक है, दूसरी से तीसरी को, तीसरी से चौथी को, चौथी से पांचवी को, इस तरीके से इतिहास की हर एक घटना किसी दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। ये एक चैन है। अगर कोई ये कहे कि इतिहास के एक घटना को पढ़ लीजिए ये स्वतंत्र है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके आगे भी एक घटना हुई है और उसके पीछे भी एक घटना हुई है। इस बात से सहमत हो? तो आपको रटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, हिस्ट्री को रटने से बचना चाहिए, और आपको हिस्ट्री के प्रति अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री के 2 ही बच्चे हैं। अगर दोनों बच्चों का नाम आपको पता है, एक बच्चे का नाम है समय और एक बच्चे का नाम है स्थान। जिस व्यक्ति को समय और स्थान नहीं पता होगा उसको हिस्ट्री कभी नहीं आ सकती। इसलिए सबसे बड़ी चीज होती है जब भी हम इतिहास पढ़ें, आ जाइए मैम, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ें तो 2 चीजों पे दिमाग लगा के बैठें। कि पहली बात तो लिखना नहीं है कॉपी में, क्योंकि कहानियों को लिखा नहीं जाता है। लिखना है केवल 2 चीजें। एक, हमें क्या लिखना है? समय। और एक क्या लिखना है? स्थान। ठीक है, जिस व्यक्ति ने केवल इन 2 चीजों पे काम किया, समय और स्थान, ये मान लीजिए कि उसकी हिस्ट्री विद इन 15 डेज बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इतना कि शायद आप हमें बताने लगोगे कि सर ये चीजें ऐसे हुई थी, ये चीजें ऐसे हुई थी। कोई भी एक समय आप उठा लो, उसके पीछे भी बहुत से समय है, उसके आगे भी बहुत से समय है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं अगर आगे बढ़ूं तो आपसे थोड़ी सी एक बात करूं स्थान की। ये भारत के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे कोरोमंडल तट कहाँ है, तो आपका जवाब आएगा कि सर ये हिस्सा हमारा किस में आता है? कोरोमंडल। मैंने आपसे 2 ही चीजें मांगी है, एक समय और एक स्थान। 2 चीजें आप जब भी मैं लिखूंगा तो बहुत ध्यान से, एक आंख से समय देखना और एक आंख से स्थान देखना। इतिहास बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बैठ के देखो, पढ़ के देखो, अगर आपको 1 घंटे के बाद लगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर आप मुझे बताना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिए। ओके सर, इस हिस्से को क्या कहते हैं? केरल से लेकर के गोवा तक के हिस्से को, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। डन। सर, मालाबार से लेकर के गुजरात तक, मुंबई तक जो तट है उसे हम क्या कहते हैं? कोंकण। और इसके इधर जो है इसको हम बोलते हैं काठियावाड़। डन। सर, आपको यह भी पता है कि भारत में इस जगह पर अरब सागर है।
कौन सा सागर है? अरब सागर। और ये जो हिस्सा है भारत के इधर, यहाँ पे सऊदी अरब है। क्या है? सऊदी अरब। अगर आप इधर आइए तो पाकिस्तान, फिर थोड़ा सा उधर अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक। बोलिए। अब अगर आप यहां से निकलिए तो आपको यहाँ पे एक जगह मिलेगी जिसको हम बोलते हैं हरमुज, जो आजकल बड़े विवाद में, आजकल जो युद्ध चल रहा है हरमुज बड़े विवाद में है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई यहां तक? ठीक है सर। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट और काठियावाड़, एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं बंदरगाह। देखो, पहले के समय में इतनी बेहतरीन सड़कें नहीं होती थी, या वायुयान टाइप की कोई चीज नहीं थी। जो सबसे सरल रास्ता था वो था पानी, और पानी के द्वारा ही समस्त व्यापार आज भी होते हैं। जितने भी बड़े व्यापार होते हैं वो जल मार्ग से ही होते हैं। कोई पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज की भी बात कर रहा हूँ। जितने भी बड़े व्यापार होते हैं वो जल मार्ग से ही होते हैं। एक बात। दूसरी बात, बंदरगाह शब्द का मतलब है जहां से व्यापार के लिए सामान उतरे या जहां से व्यापार के लिए सामान जाए। डन। ठीक है सर। आप भारत के आप भारत के इस हिस्से में आइए तो शायद आप इसको पहचान सकेंगे। उस समय, उन दिनों इसको क्या बोला जाता था? सीलोन। डन। सर, आप थोड़ा सा इधर आइए तो यहाँ पर आप पाएंगे जावा, यहाँ सुमात्रा, मलाया। देखो, ये आगे पीछे हो सकते हैं, मैं इकट्ठा नाम लिख रहा हूं, मैं कोई मैप नहीं बना रहा हूं। इसी एरिया में ये सारी चीज हैं। कौन कौन से? जावा, सुमात्रा, मलाया। ठीक है। एक यहाँ पे सबसे प्रमुख बंदरगाह था जिसका नाम क्या था? मलक्का। याद रखना, सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मलक्का। ठीक है। यहाँ पर जो समुदाय यहाँ की चीजों को भारत लाता था और भारत में बेचता था, और भारत की चीजों को यहाँ बेचता था, ये ट्रेड चलता था। ठीक है। यहाँ जो समुदाय था उसको बोलते हैं चूलिया मुसलमान। क्या बोलते हैं? चूलिया मुसलमान, जो ठेका लेता था यहाँ के व्यापार का। और कोरोमंडल तट के व्यापार का ठेका ले रखा था चेट्टियार समुदाय, मुसलमानों का ही था। क्या नाम था? चेट्टियार समुदाय। शायद आज आप इन चीजों को पहली बार सुन रहे हो, शायद आप इन चीजों को पहली बार जान रहे हो, लेकिन यही रास्ता है। पहली बार जानना ही रास्ता है। जब तक पहली बार नहीं जानोगे तब तक दूसरी बार नहीं जान सकते, जब तक दूसरी बार नहीं जानोगे तब तक तीसरी बार नहीं जान सकते। तो जब मुझे पढ़ना ही है तो हम चीजों को सीखते हैं। हम पहली बार में 20% सीखेंगे, फिर मौका मिलेगा रिवीजन करेंगे 40% सीखेंगे, फिर मौका मिलेगा 70-80% सीखेंगे। तो जब हमको सीखना ही है और क्रम से ही सीखना है, तो हम अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको हटा देते हैं कि मुझे हिस्ट्री नहीं आती, पॉलिटी नहीं आती। तुम्हें सब आएगा, ध्यान से बैठो तो एक बार। ठीक है। ओके सर, इस एरिया में 3, 4, 5 बंदरगाह सबसे प्रमुख है। जैसे मालाबार तट पे सबसे प्रमुख बंदरगाह है क्या? कोची। और एक बंदरगाह है कालीकट। ध्यान रखिएगा, कालीकट और कोचीन। काठियावाड़ पे है सूरत, भड़ौच और कैम्बे। सूरत, भड़ौच और कैम्बे। इस समय इंटरनेशनल ट्रेड एक देश से दूसरे देश में अगर हो रहा है तो उसमें ये 4-5 चीजों का बड़ा महत्व है। जैसे सबसे सबसे पहली चीज मलक्का। यहां से जो सामान आएगा वो मलक्का से आएगा। वो कहां उतरेगा? कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट पे किससे? चटिया समुदाय से। वहां किससे? चूलिया मुसलमान से। ठीक है सर। सर, ये बंदरगाह कालीकट और कोचीन जो किसके अंडर में है? तो ये है अरबियों के। किसके? यहां से अगर कोई सामान जाएगा तो अरबी, सारे दिमाग मतलब सारी जिम्मेदारी किसकी है? अरबियों की। ठीक है।
ओके सर, सूरत भड़ौच कैम्बे तक ये अरबी ट्रेड करते हैं, यानी ये अरबियों का एरिया है सर, ये पूरा ये। अगर ट्रेड करना है तो अरबियों के विरुद्ध आप नहीं जा सकते, नंबर 1। ठीक है, अगर ये अरबी यहां से सामान लेकर के निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं, और इनका जो सबसे मेन पॉइंट है हरमुज, वहां सामान ले जाकर के रखते हैं। बात क्लियर? यहां यूरोप है, यहां क्या बसा हुआ है? यूरोप के लोग इराक आते हैं, इराक से मेडिटेरियन सी, सॉरी, इराक से फिर ईरान होते हुए कहां आते हैं? हरमुज। यहां से अरबियों से सामान लेकर के फिर से कहां? इराक, इराक से इटली, जगह नहीं है मैं यहां लिख दे रहा हूं, इराक से कहां? इटली। एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि अगर मैं कुछ देर के लिए आपसे कह दूं कि ये यूरोप है, तो यूरोप 2 भागों में बटा हुआ था उन दिनों, ठीक है? एक यूरोप का नाम था ईस्टर्न यूरोप और एक यूरोप का नाम था वेस्टर्न यूरोप। तो भारत के साथ जो व्यापार कर रहा था वो कर रहा था ईस्टर्न यूरोप, ना कि वेस्टर्न यूरोप। मेरी बात समझ पा रहे हो? ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं सर? बस 2-4 देश, जैसे मैं नाम ले रहा हूं इटली का। इटली का सबसे जो प्रसिद्ध शहर था वो था वेनिस। फिर कौन आता है सर? जेनेवा। और भारत की प्रसिद्ध चीजें कौन कौन सी थी सर उन दिनों सबसे प्रसिद्ध चीज थी सूती कपड़ा, बेहतरीन कपड़े, रेशम। क्या था? रेशम, नील, और सबसे ज्यादा कीमती मसाले, विलासिता की वस्तुएं। ये सब भारत से, मतलब यहां से उठ के कोरोमंडल तट, और भारत से उठ करके हरमुज अरबियों के हाथ से, और यहां से उठ करके कहां पहुंची? इटली। और इटली ने अपने ईस्टर्न में ही बेच के पूरा काम कर लिया। बात क्लियर है? सर एक प्रश्न है कि भारत को और यूरोप को जोड़ता कौन था? भारत और यूरोप को जोड़ने वाला जो बिंदु था वो इटली में नहीं स्थित है, बल्कि एक देश है जिसको बोलते हैं तुर्की। एक देश है इटली, तो बाद में है, पहले तुर्की है। अगर अभी मैं मैप में आपको दिखाऊं तो आप यहां से जब निकलोगे भारत से, हरमुज आओगे, हरमुज से इराक आओगे, ईरान, इराक, फिर तुर्की पहुंचोगे। एक क्रम है कि भारत भारत से आप कहां पहुंचे? हरमुज, हरमुज से कहां पहुंचे? इराक, इराक से कहां पहुंचे? तुर्की, और तुर्की से कहां पहुंचे? इटली, और इटली से पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूरा सामान बिक गया। ये था ट्रेड रूट। और जब मैं ये लिख रहा हूं हरमुज, तो यानी मैं क्या लिख रहा हूं? अरब सागर। तो भारत से अरब सागर, अरब सागर से इराक, इराक से तुर्की, तुर्की से इटली, इटली से पूर्वी यूरोप। बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ी थी इन लोगों की कि पूरब के लोग हमारे साथ व्यापार क्यों नहीं करते हैं। और यहां बसे हुए देश कौन कौन से हैं? इंग्लैंड। यहां बसे हुए देश कौन से हैं? स्पेन। यहां डच, यहां पुर्तगाल, यहां फ्रांस। ये सब तड़प रहे हैं इन वस्तुओं के लिए कि काश ये चीजें हमें भी प्राप्त हो जाएं। जो पूरब के लोग बड़े अपने आप को पावरफुल बता रहे हैं यूरोप के, लेकिन यूरोप के लोगों में भी कंपटीशन है। ठीक है, एकता की भावना होनी चाहिए ना। जैसे आज भारत पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच, जबकि अगर देखो तो हम एक ही घर के हैं, एशिया के, लेकिन फिर भी कंपटीशन है। तो वैसे यूरोप में भी देशों के बीच में कंपटीशन था। क्या ये बात क्लियर है आपको? अब आप समझिए कि एक जगह है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्की में। इसी को बोलते हैं इस्तानबुल। क्या बोलते हैं? इस्तानबुल। और इसी को पुराने समय में बोलते थे कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल।
ये वो ब्रिज था जहां भारत से सामान निकलता था, अरब सागर से होते हुए हरमुज से इराक, इराक से एक एक बीच में पुल था और उसी से होकर ये सामान जाता था। अगर इटली सामान को पहुंचना है तो उसको कुस्तुनतुनिया से जाना होगा। बिना कुस्तुनतुनिया से गुजरे सामान इटली नहीं पहुंच सकता। इसलिए एक प्रश्न आता है कि यूरोप और एशिया के बीच का पुल किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की आधा यूरोप में है, आधा एशिया में। ये जो पुल है, ये जो जगह, ये जो शहर है इस्तांबुल, आज भी है। आज इस्तांबुल के नाम से है, उस समय किस नाम से था? कुस्तुनतुनिया। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। इन अरबियों ने एक साम्राज्य, सॉरी अरब सागर नहीं, इन अरबियों ने एक साम्राज्य बनाया जब अपने यहां भारत में दिल्ली सल्तनत यहां बस रही थी 1299, यानी गुलाम वंश खत्म हो चुका था, खिलजी वंश शुरू हो गया था। भारत में दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। क्या यह बात पता है कि नहीं सबको? आइए फिर से मैं बता देता हूं कि भारत में ये 3 इतिहास है। एक कहां का इतिहास? नॉर्थ का। एक कहां का? दक्कन का। एक कहां का? साउथ का। तो एक समय, देखो अभी मैंने कहीं समय लिखा, अभी मैंने केवल किस पे बात की? स्थान पे। क्योंकि इतिहास की 2 ही आंखें हैं, एक समय और एक स्थान। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? केवल स्थान की। लेकिन अब हमको दूसरी आंख से भी देखना पड़ेगा, और दूसरी आंख का नाम है समय। क्या ये बात क्लियर है? तो सर समय है 1200 के बाद का। कब है? 1200 के बाद का। डन। 1200 के बाद इस नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में स्थापित होती है दिल्ली सल्तनत। क्या आपने गुलाम वंश का नाम सुना? कुतुबुद्दीन ऐबक का, बलबन का, रजिया का, इल्तुतमिश का, इन सब का नाम सुना है? इसके बाद खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा। फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर उसके बाद बाबर का आक्रमण। सारा काम नॉर्थ में हो रहा है। दक्कन और साउथ अभी भी तुम्हें पढ़ाना है, समझना है। ठीक है। मैं तुलना कर रहा हूं कि जिस समय यहां दिल्ली सल्तनत भारत में बस रही थी, खिलजी वंश चल रहा था, उसी समय अरब में ऑटोमन एम्पायर आया। कौन आया? ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर का समय है 1299, यानी 1300। आप सीधा सीधा मान लो, आज से 2026 726 साल पहले। ये जो चर्चा हो रही है, ये आज से 726 साल पहले की है, जो मैं आज बात कर रहा हूं कि अरब में आज से 726 साल पहले क्या हुआ था। इतना तो दिमाग है ना। ऑटोमन एम्पायर स्थापित हुआ और ऑटोमन एम्पायर ने कहा कि अब मैं अपना क्षेत्र विस्तार करूंगा। और ये पहला एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर, पहला एम्पायर जिसने एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों जगह अपना साम्राज्य बनाया। इतना पावरफुल एम्पायर, इतना पावरफुल एम्पायर। ये एम्पायर खत्म होता है 1922 में, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे। तब जब गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय ये समाप्त हुआ है। और स्थापित कब हुआ था? 1300 में। यानी कितने साल चला? 600 साल। देखो, 1300 से 19, अब मैं समय की बात कर रहा हूं। अभी तक मैं किसकी बात कर रहा था? स्थान की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? समय की। तो 1300 से 1900, 600 ईस्वी, मतलब 600 साल ऑटोमन एम्पायर ने अपने हाथ पैर पसारे। और इस हाथ पैर पसारने में इसने एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबको जीत लिया। और उसी जीत में इसने 1453 में क्या जीत लिया? कुस्तुनतुनिया। और ईसाई की चर्च को मस्जिद बना दिया और पूरे ईसाइयों को इस्लाम कबूल करा दिया। ये जितने भी विद्वान लोग थे यहाँ इटली के, सब भाग करके कहाँ चले गए? वेस्ट में। यही कहा जाता है यूरोप का पुनर्जागरण। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि यूरोप का पुनर्जागरण क्या है,
पुनर्जागरण का मतलब होता है जब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सब परिवर्तन हो जाए, क्रांति आ जाए और हम नई सोच में जीने लगें। वैज्ञानिक सोच, अभी तक हम हवन करते थे, कुंड करते थे, ये कुछ नहीं, अब हमें वैज्ञानिकता में जीना है। जब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन एम्पायर ने हमला किया, तो यहाँ के लोग कहते थे कि चर्च बचा लेगा हमें, भगवान बचा लेंगे हमें। लेकिन उसने मोटी-मोटी दीवारों को तोड़ दिया ऑटोमन एम्पायर ने, कुस्तुनतुनिया के। और कुस्तुनतुनिया में इस समय, मतलब ईस्टर्न यूरोप में इस समय जो साम्राज्य था, उसको बोलते हैं वेजेंटाइन। क्या बोलते हैं? शब्द और समय, प्लीज। शब्द और समय, दो चीज आप ध्यान रखिए बस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑटोमन एम्पायर कहाँ था? अरब, अरब देश में, सऊदी अरब में है, ठीक है, जहां पैगंबर साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। और बेजेंटाइन एम्पायर कहाँ था? ईस्टर्न यूरोप में, हाँ या ना? दिल्ली सल्तनत कहाँ थी? उत्तर भारत में। यानी ये तीन भाई हैं, ये तीन भाई हैं जो एक साथ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन एक खतरनाक निकला, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमन एम्पायर। ऑटो, ये तुम्हें सिखा ही नहीं सकता कोई, आप पढ़ लो जाकर के, तुम गिर जाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी चीजें, क्योंकि वो केवल किताब में लिखी गई चीजें पढ़ा रहे हैं, आपको रटा रहे हैं, आपको समझा पा ही नहीं रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके सर, तो वेजेंटाइन एम्पायर को खत्म कर दिया ऑटोमन एम्पायर ने। और कब खत्म किया बेटिया? 1400। क्या इस पुल को इन लोगों ने तोड़ दिया? हाँ, इस पुल को लॉक कर दिया कि आज के बाद से पूर्वी यूरोप हमारे साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, और करेगा तो इस्लाम कबूल करके। तो इन लोगों ने कहा नहीं, इस्लाम कबूल नहीं है मुझे। अब पूरे ईसाई उठे और यहां से कहां चले गए? वेस्ट। और वहां एक यूनिटी बनाई, एकता बनाई, और इसी को कहा जाता है यूरोप का पुनर्जागरण। क्या कहा जाता है? यूरोप का पुनर्जागरण। और मिल करके इन लोगों ने सोचा कि मुझे ये चीजें तो चाहिए, ये चीजें तो मुझे चाहिए चाहे जैसे। अब इटली, स्पेन, पुर्तगाल बिल्कुल कुर्सी पे बैठे, सॉरी, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, डच बिल्कुल कुर्सी पे बैठे, ये लोग आए, बुलाए इधर आओ। उस समय जब मसाला मांगते थे कि थोड़ा सा काली मिर्च दे दो, तुम लोग बहुत अकड़ते थे। अब भाग के कहाँ आए हो? यहीं। लेकिन शांति से रहना, तुम लोगों का काम है खोजना। और इन्हीं लोगों ने, इन लोगों ने सबसे पहली बार जहाज बनाई, पानी में चलने वाली, सबसे पहली बार। और उस समय उसको कहा जाता था जहाज रानी। क्या कहा जाता था? इनको धक्का लगा है ना, इनके धर्म को चोट पहुंची है, इनका घर परिवार बिखर गया है, इनके बीवी बच्चे मारे गए हैं, इनको है ना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा चाहे जो। कंपास बनाया। सर ये कंपास क्या होता है सर? ऐसा रख दो तो बता देगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इनको पूरब में आना था, नाव बना लिए, कंपास रख लिए, और जिधर जिधर पूरब था नाव ये पूरब की तरफ घुमाते चले आए, ठीक है। सबसे पहली जिम्मेदारी भारत को खोजने की इस रास्ते से नहीं, यहां अफ्रीका है, ऐसे थोड़ी सी जगह ले लो, अफ्रीका, इस रास्ते से ऐसे कोने कोने होकर के इस रास्ते से भारत आने की जिम्मेदारी सबसे पहली बार किसने उठाई? पुर्तगाल। यहीं से शुरू होता है आधुनिक भारत। अगर तुम्हें पढ़ना हो आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत की शुरुआत यहीं से होती है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। लेकिन यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ कैसे, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? डन। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको ये बात ना समझ में आई हो? जितनी भी बातें मैंने की है अभी तक, ये हार्डेस्ट टॉपिक है हिस्ट्री का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद इतिहास में कुछ है नहीं।
मिलकर मतलब एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में, ऑटोमन, दिल्ली, वेजेंटाइन। नहीं नहीं कोई नहीं, दिल्ली अपना अलग क्षेत्र है, ऑटोमन का अलग क्षेत्र है, वेजेंटाइन का अलग क्षेत्र है। ऑटोमन ने, हाँ इनडायरेक्टली मतलब हैं अलग अलग जगहों पे समकालीन, जैसे हड़प्पा की सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन है, एक ही समय में। तो मैं बता रहा हूं एक ही समय में लगभग ये चीजें हुई। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है सर, सबसे पहला जिम्मेदारी किसने लिया? पुर्तगाल ने। और यहीं से आपका आज का टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, पुर्तगाल। जो मेन टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बात क्लियर है? चलिए अब आप देखिए, प्लीज लुक एट द बोर्ड। लिखे तो बहुत हो, आज हम लोग 28-30 साल से लिखते ही आ रहे हैं, एक दो दिन समझते हैं, फिर मैं अपनी लिखी हुई नोट्स आपको दे दूंगा वन लाइनर, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया तो मैं आपको लिखी हुई नोट्स अपनी दे दूंगा, जिसमें मैंने यही सब लिखा है क्रम से, वन लाइनर। अब मेरी नोट्स आप जब पढ़ोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि यार ये सब तो हम जानते हैं। वेजेंटाइन एम्पायर, पूर्वी यूरोप, ऑटोमन एम्पायर, अरब, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में ऑटोमन एम्पायर ने वेजेंटाइन एम्पायर को 1453 में जीत लिया। सब भाग करके कहाँ गए? पश्चिम में। और एक सोच रखी कि कुछ करना है, भारत खोजना है। और उसमें सबसे पहला रोल किसका आया? इस समय पुर्तगाल का राजा था मैनुअल। इसमें पुर्तगाल का राजा कौन था? इतना पढ़ना नहीं है, ये मेरे दिमाग की कोई मतलब खराबी है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मतलब उनकी कुंडली, उनके बीवी बच्चों का नाम भी याद कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पुर्तगालियों को अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड देखूं तो पुर्तगाल कंपनी 1498 में भारत आती है। डन। पुर्तगालियों के बाद कौन आया सर? डच। कब आए? 1605 में। उसके बाद कौन आए? हमारे पूर्वज अंग्रेज। और कब आए सर? 1608 में। फिर कौन आया सर? डेनिस। डेनिस, डेनमार्क। डेनिस मतलब डेनमार्क। कब आए सर? 1620 में। और चौथा के बाद पांचवा है फ्रांस या फ्रांसीसी। ठीक है, 1668। एक बात आपको बहुत अच्छे से पता हो कि ये जब आते थे तो बेकायदे पहले एक संगठन बनाते थे, एक कंपनी बनाते थे, उसके अपने नियम कानून होते थे, वहां की सरकार से सिग्नेचर करवाते थे, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत हो तो सरकार हमारे साथ खड़ी रहे। सैन्य मदद हो, आर्थिक मदद हो, कहीं युद्ध हो जाए, कहीं पैसे का काम लग जाए तो सरकार दे। तुम मुंबई जाते हो तो अपने पापा से बता के जाते हो ना कि मुंबई जा रहे हैं, क्यों बता के जाते हो? हाँ, कभी दो चार 500 मंगवाए तो भेज देना, कि पता लगा रात में निकल गए और 2 दिन बाद फोन किए, पापा 3 दिन से भूखे हैं, पापा कहेंगे हमसे बता के गया था। अच्छा, वहां राजतंत्र चलता था यूरोप में, तो राजा की आज्ञा के बिना आप विदेशी यात्रा नहीं कर सकते, ये भी था। तो इन लोगों ने, मतलब एक प्रश्न आता है कि भारत कब आए, और एक प्रश्न आता है कि कंपनी की स्थापना कब की है। डन। दोनों प्रश्न के लिए एग्जाम में आप तैयार रहना। तो जो पुर्तगाली हैं, इन्होंने अपनी जो कंपनी है उसी समय बनाई, जिस साल ये आए, 3-4 महीने में, 6 महीने में आ गए। डच ने अपनी कंपनी 1602 में बनाई थी, और भारत कब आए? 1605 में। अंग्रेजों ने अपनी कंपनी कब बनाई? 1600 में। देखो, डचों से पहले कंपनी बनी है, लेकिन भारत कब आएंगे डचों के? ये थोड़ा उल्टा है। हाँ, कंपनी अपने देश में ही बनेगी, कंपनी अपने देश में ही बनेगी। कुछ धनी लोग रुपया इकट्ठा करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, और फिर आते हैं। वो लोग वहीं रहते हैं, एक व्यक्ति को हेड बना करके भेजते हैं, जिसको गवर्नर कहोगे, गवर्नर जनरल कहोगे, वायसराय कहोगे। मेन हिस्सेदार वही है इंग्लैंड,
बात क्लियर है? ओके। अब जैसे आप आज के समय में देख लो, मुकेश अंबानी अगर कहीं अपनी फैक्ट्री खोलेंगे तो मुकेश अंबानी खुद जाएंगे कि अपने ऑफिसर्स रखेंगे? सिंपल सी बात। डेनिस ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की? 1616 में। फ्रांसीसियो ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की? तो अगर कंपनी की स्थापना पूछे तो जो है इधर आप लगाइए, और भारत आने का क्रम पूछे तो इसको लगाइए। अगर स्थापना पूछेगा तो ये ऊपर हो जाएंगे, पुर्तगाली पहले, अंग्रेज पहले, डच बाद में। अगर स्थापना के हिसाब से देखो तो 1600 पहले आएगा कि 1602 पहले आएगा? 1600। लेकिन भारत आने का क्रम इस तरीके से है। बात क्लियर है? चलिए, पुर्तगालियों में सबसे पहला व्यक्ति जो आया उसका नाम था बार्थो लोमो डियास। क्या था? बार्थो लोमो डियास। और इसने जो प्रयास किया सबसे पहला वो किया 1487 में। कब किया? 1487। समय आप थोड़ा सा एक ऐसे बॉक्स बना देते हैं भारत का। आपको पता है कि 1487 में भारत में क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत। मुगल नहीं, सैयद वंश नहीं, लोधी वंश। दिल्ली में 1451 से 1526 तक लोधी वंश चलेगा। लोधी वंश। अभी 2014 से मोदी वंश चल रहा है तो वो नहीं याद करना है, ठीक है? लोधी वंश कब से सर? 1451 से 1526 तक। तो बताओ 1487 इसी के बीच में तो आएगा। एक आप आंख यहां बना लीजिए कि हमको भारत भी देखना है। डन। लेकिन सर मेरा प्रश्न ये है कि ये आ कहां रहे हैं? ये आ रहे हैं इस हिस्से में जहां आपने पढ़ा था, जस्ट अभी आपने देखा था, जस्ट आपने देखा था ये वाला हिस्सा। बात क्लियर है? अफ्रीका के, ये मैंने अफ्रीका बनाया था, ये मैंने क्या बनाया था? अफ्रीका। यहीं पे एक क्षेत्र है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। तो भारत के लोग यहां तक मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। मॉर्निंग वॉक समझते हो? अरे पानी पे चल के नहीं, मतलब इनका क्षेत्र था, घूमना टहलना, मछली पकड़ना, व्यापार करना, ट्रेड करना। अफ्रीका इनका घर था, इनके पड़ोसी थे। जैसे तुम्हारी मौसी होती है ना, ये मान लो कि हमारी एक मौसी अफ्रीका में है, और नाव उठाए, सुबह सुबह गए उनके यहाँ खाना पीना खा के फिर आ गए भारत। तो इतना आसान था नाव की यात्रा उन दिनों। ठीक है, ओके सर। हमारा प्रश्न ये है कि बार्थोलोम्यू डियास कहां तक आया? पुर्तगाल से निकला, और पुर्तगाल से निकल करके ऐसे कोने कोने अफ्रीका के ऐसे कॉर्नर से होकर के जैसे यहां उसकी नाव पहुंची सबसे साउथ पॉइंट में, लहरों ने उसका दिमाग खराब कर दिया। और इतनी भयानक लहरें, इतनी भयानक लहरें कि उसकी हिम्मत टूट गई, और उसने कहा ना, जिंदा रहेंगे तो दोबारा जाएंगे। इसलिए यहां से अपनी रॉयल एनफील्ड वापस, और गाड़ी घुमाया। यहां तक का मैं बना लिया था कि कितना समय लगता है, किधर तूफान आता है। इसका नाम उसने रखा उत्तमासा अंतरीप। क्या नाम रखा? उत्तमासा अंतरीप। या इसी को उसने क्या कहा? तूफानी, क्योंकि यहां तूफान बहुत आता था। लेकिन जब जाकर के पुर्तगाल के राजा से बताया इसने, तो पुर्तगाल के राजा ने कहा तुमको बहुत मारेंगे, तुम डरपोक हो। आज से उसका नाम हो जाएगा केप ऑफ गुड होप, क्योंकि वहां से एक आशा है भारत पहुंचने की। वो एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा केप है जहां गुड होप, अच्छी आशा है कि भारत पहुंचा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर प्रश्न पूछे कि बार्थो कहां, मतलब कहां तक आया था, अफ्रीका के सबसे साउथ पॉइंट तक आया था, जिसको उसने क्या नाम दिया था? तूफानी अंतरीप। क्या कहा था? लेकिन वहां के राजा से जब जाके बताया तो केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अच्छा ठीक है। जैसे तुम्हारा पड़ोसी का कंपटीशन चलता है, वैसे पुर्तगाल और स्पेन एकदम पड़ोसी थे। तो स्पेन के राजा ने कहा, अरे यार आपके बस की बात नहीं है, एक काम करते हैं, मैं अपना आदमी भेजता हूं, और
उस आदमी का नाम क्या है? कोलंबस। अच्छा, कोलंबस की आदत थी कि ये बिना ड्रिंक किए नहीं निकलता था। जब भी निकले तो दारू पीता था। 2 बोतल पिया, नाव लेके निकला। इसको समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाना है, और सीधे चीरते हुए ऐसे आना इधर था और निकल गया इधर। वहां पहुंचा तो देखा लाल लाल भारतीय, और जबकि इसने सुना था कि भारतीय गेहुआ सांवले होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, है तो इंडियन ही, लेकिन ये रेड इंडियन है। तो आज भी अमेरिका के लोगों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। नाम किसने दिया? ये काम हुआ 1494 में। अमेरिका खोज लिया उसने। तो उसने काली मिर्च का नाम भी सुना था। वहां जैसे उतरा, लोगों ने उसको स्वागत वगैरह किया, बताया कि कहाँ से आए हो, क्या है। तो कुछ लोग पपीता काट के खा रहे थे, तो पपीता का बीज निकाले और ऐसे फेंक दिए जमीन में। मैंने कहा, मैं पागल हो, काली मिर्च है ये, इसको तुम लोग कहाँ फेंक रहे हो? पन्नी उन्नी में भरा, पपीता वपीता खाया और दोबारा वापस आ गया। एकदम सीना चौड़ा करके उतरा नाव से कि भारत खोजा हूँ, काली मिर्च लाया हूँ। राजा वजा काली मिर्च मंगवाते थे 100 गुना दाम दे करके। वो थोड़ी ना तरस रहे थे काली मिर्च के, जनता तरस रही थी। हैं, सूती कपड़े रेशम सब राजा वजा पहनते थे। एक उठा के खाया बीज पपीता का, बहुत मारा कोलंबस को। राजा ने कहा पहले इसको बांधो, है ना। हमसे मजाक है, बंबई में शाहरुख खान से मजाक। बहुत मारा कोलंबस को। फिर वहीं से पपीता अमेरिका से कहाँ पहुंचा? स्पेन। और स्पेन और पुर्तगाल से कहाँ आएगा? भारत। आज भी क्वेश्चन आता है पपीता कहाँ से आया? उत्तरी अमेरिका से। लाया कौन था? क्या समझ के लाया था? ये किताबों में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो कोलंबस ने किसकी खोज की सर? अमेरिका की। डन। अब फिर जिम्मेदारी लिया किसने? पुर्तगाल ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी नाक तुमने काटी है, अब आएगा गामा। क्या नाम है? वास्को। बेहतरीन आदमी, और यही मरा भी है भारत में। 3 बार भारत आएगा, और तीसरी बार डेंगू से हल्के में ले रहा था भारतीय मच्छरों को, और नदी किनारे सो गया। मच्छरों ने शाम को व्यवस्था बना दिया, और सुबह डेंगू से इनकी डेथ हो गई। तो वास्को डिगामा तीसरी बार आएगा 1524 में। याद रखना ये फैक्ट। और भारत में ही उसकी डेथ होती है कालीकट में। डन। तो वास्को डिगामा ने कहा ठीक है, जो मैप तुम लाए थे वार्थो, दे दो मुझे। और सीरियस आदमी है, और अपना पूरी टीम लेकर के निकला। ठीक है, रेड ड्रैगन नाम था शायद जहाज, जो भी था। तो लेकर के निकला, और केप ऑफ गुड होप जैसे ही पहुंचा, कहां पहुंचा? तो यहां एक भारत का मॉर्निंग वॉक करने आया था आदमी, अब्दुल मनीस। क्या नाम था? आया हुआ प्रश्न है कि किसकी मदद से वास्को डिगामा यहां से भारत आया? सूरत का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल अब्दुल मनीस। मनीष नहीं, मनीष था ये सूरत का। लेकिन सूरत ले जाता तो बहुत मार खाता, क्योंकि ये ईसाई और ये मुस्लिम, और 1453 में लड़ाई हो चुकी है ईसाइयों मुस्लिमों की। तो इसने कहा नीचे भेज देते हैं, कुछ पैसा वैसा लिया इससे, और ले जाकर के कहां पहुंचा दिया? कालीकट। और जिस स्थान पे इसने अपनी जहाज उतारी थी, उसको आया हुआ प्रश्न है, बट उसे कहा जाता है कप्पक डाबू। कालीकट केरल में कालीकट तो बंदरगाह है पूरा, जिस स्थान पे उतारा उसको कहा जाता है कप्पक डाबू। बात क्लियर है? कप्पक डाबू में एक राजा रहता था, उसकी उपाधि थी जमोरिन। ओरिजिनल नाम अभी मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है। उसकी उपाधि थी जमोरिन। बात क्लियर है? जमोरिन ने सोचा कि ठीक है यार, कोई विदेशी आया है, स्वागत करते हैं इसका।
आपको अभी-अभी मैंने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में किसका अधिकार था? अरबियों का। वेरी गुड। अब अरबियों ने तुरंत पहचान गए अरबी कि ये वही हैं जिनको मैंने भगाया था, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी लोग एक जैसे थे यूरोप के। तुरंत इन लोगों ने रोक दिया कि नहीं, जमोरिन आपको इससे कोई समझौता नहीं करना है वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने थोड़ा-सा नैतिकता दिखाई कि हम आपके देश में आए हैं, राजा जमोरिन से कुछ तो नैतिकता दिखाइए। उसने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? बैठाया, खिलाया-पिलाया। बोला काली मिर्च का नाम बहुत सुने हैं। ये बताइए, ये कौन काली मिर्च है? कौन-सी? ये पपीता वाली है। उसने कहा अबे यार फेंको इसको। पपीता कहाँ पहुँच गया? भारत। अब वो 6 महीने बाद उगेगा तो जमोरिन खुद देखेगा, अबे यार ये काहे का पेड़ है? हैं? मेरे कहने का मतलब कि काली मिर्च इतना लिया वो, इतना रेशम के कपड़े सूत भारत में तो अब तुम लोग कहते हो कि 1 तोले 2 तोले का सोने का बना दीजिए। पहले जैसे बताया जाता था ना कि महाराज बरसात हो रही है, आइए, रानी बुला रही हैं डांस करने के लिए। तो महाराज ऐसे चैन पकड़ते थे, संदेश दिया बरसात होने के लिए। और सामने जन्मेजय खड़े रोक लिए हैं। 2-4 लाख का काम हो गया केवल सूचना देने के लिए, कमरे तक। सोना मतलब कुछ नहीं। जैसे आज तुम प्लास्टिक यूज करते हो, वैसे भारत सोना यूज करता था। उसके लिए कुछ भी नहीं था सोना-वोना। कितना चाहते हो बताओ? लेना है? लो 2 किलो ले जाओ। इस तरीके से सिस्टम था वहाँ का, साउथ का, जनरली साउथ का। तो सर कप्पक डाबू पे जमोरिन ने बहुत अच्छा स्वागत किया। वास्को डी गामा को ये बात बहुत बुरी लगी थी जो अरबियों ने व्यवहार किया था उसके साथ। लेकिन फिर भी वो शांति से वापस चला गया। 1498 में भारत आया था और 1500 में वापस चला गया, या 2-4 महीने में वापस चला गया। जितना पैसा उसका रास्ते में खर्च हुआ था, जब वो पहुंचा वहां अपने यहाँ पुर्तगाल, तो उसने राजा को बताया कि भारत मिल गया है। राजा ने उसको गले वले लगाया कि यार सफल हो गए हम लोग। अब बताएंगे अरबियों को। सबसे पहला टारगेट कौन है? ऑटोमन एम्पायर। सबसे पहले टारगेट पे कौन रहेगा? ऑटोमन एम्पायर। बात क्लियर है? क्योंकि उस चर्च को मस्जिद में नहीं बदलना था तुम्हें। हमारे भगवान से खिलवाड़ आपको ऑटोमन एम्पायर के लिए ये शब्द वो सब सोच रहे हैं। ठीक है, तो सर अब्दुल मनीस सहयोग किया, ये भी एक मुस्लिम। अब्दुल मनीस की मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचा और अपनी यात्रा का 60 गुना मुनाफा, अपनी यात्रा का कितना? 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना। इमेजिन करिए कि अगर 100 रुपए खर्च किया होगा तो 6000 रुपए कमाया उसने। इतने तो होगा 60 गुना, 6000 रुपए। कोई ऐसा ट्रेड हाथ लग जाए आपके, आप बार बार जाना चाहोगे कि नहीं वहां? और किसी भी कीमत पे जाना चाहोगे। जस्ट तीसरी बार तीसरे नंबर पे भेजा गया कैब्राल को। कौन है? आज ही याद होगा सब तुम्हें, कैब्राल। और समय है 1500 ईस्वी। कैब्राल आया, थोड़ा देखा ताका, व्यवस्था बनाया, नो इशू। ठीक है, कैब्राल के बाद आएगा सबसे बेहतरीन आदमी जिसको बोलते हैं अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। और ये आएगा हमारे हिसाब से 1505 से, जहां तक मुझे याद है 1509 तक। और इसी को कहा जाता है प्रथम वायसराय ऑफ पोर्चुगीज। ये पुर्तगालियों का पहला वायसराय है। ये पुर्तगालियों का कौन है? पहला वायसराय। और इसी समय कोचीन में पहली फैक्ट्री लगेगी और कन्नूर में दूसरी लगेगी। कालीकट में क्यों नहीं लगी भाई? अगर मैं भारत बनाऊं ऐसे, तो ये कोचीन सॉरी ये कालीकट, ये कोचीन, ये कन्नूर, यहां क्यों लगाया तुमने फैक्ट्री? यहां क्यों नहीं लगाया? नहीं 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 नहीं, 1502 में कैबराल के बाद जो 1505 आया है, ये 1502 तक तो ये था ही। ये 1505 से 1502-3 तक था। उसके बाद वास्को डी गामा फिर आएगा। कौन आएगा?
इसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा मैंने नहीं लिखा है, वास्को डी गामा फिर आएगा क्योंकि उसको अनुभव है। और जैसे ही आया जमोरी ने मना कर दिया कि तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। उसने कहा अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ डेमो क्लास कैसे होती है। और पूरी अरबी जहाजों को उड़ा दिया इसने बारूद से, तोप लगा करके। जमोरिन कांप रहा था ऐसे, उसके मतलब जो सेना के लोग थे उसको पकड़ के बिठाए थे। इस तरीके का युद्ध उसने पहली बार देखा था जमोरिन। अभी तक वो तलवार देखता था, लाठी देखता था, भाला देखता था, घोड़े देखता था, लेकिन तोप उसने पहली बार देखी। और कैब्राल ने भी यही किया था, वास्को डिगामा ने भी यही किया। अब जमोरिन को बुला, इधर आओ। जमोरिन कांपते हुए गए। क्या चाहते हैं? इसका प्रयोग मत करना, ये जो अद्भुत यंत्र है ये बहुत खतरनाक है। यह पूरी जहाज पलट देती है पानी में। हम लोग तो युद्ध करते थे। उसने कहा इस ये मैं तुम्हें डेमो दिखाया, और अभी 7-8 जहाजें और आ रही हैं जो केवल तोपों से लदी है। अरबी पूरे भाग गए यहाँ से। अरबी तुरंत निकल गए, जान गए कि अब सिस्टम ठीक नहीं है। और जमोरिन बिल्कुल सरेंडर। वास्को डी गामा ने कहा जहां चाहूंगा वहां फैक्ट्री लगाऊंगा। इस बात को दिमाग में बिठाए रखना कि मैं जहां चाहूंगा वहां फैक्ट्री लगाऊंगा। जमोरिन हाथ जोड़े खड़ा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब आप बताओ, कोई आपके घर में AK-47 लेके घुसे और 3 लोगों को मार दे आपके सामने, और आपसे कहे संदूक की चाबी दो बॉक्स की, तुम कहोगे हैं हम नहीं देंगे, हमको भी मार के दिखाओ। अरे पागल हो, जाओ सब ले जाओ। हैं, जिंदा रहना बड़ी बात है ना। वही काम जमोरी ने किया और अच्छा व्यापार किया। इसके बाद पांचवें नंबर पे अल्मीडा के बाद सबसे पावरफुल आदमी आता है अल्बुकर्क। कौन आता है? अल्बुकर्क। याद रखना, अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। क्या लागू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर में। अभी मैं सब लिखवा रहा हूं, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने लागू की। गोवा, मलक्का, नाम बताया था ना, गोवा, मलक्का, हरमुज, ये सब कौन जीतेगा? भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए कौन कहेगा? गोवा में सती प्रथा कौन बंद करवाएगा? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर। भारत में वास्तविक संस्थापक कौन है? जबकि पहला वायसराय कौन है? अब 6वें नंबर पे आएगा नीनो डी कुन्हा। कौन आएगा? नीनो डी कुन्हा। डन। बीच में इसका जो समय है ये है 1509 से 1515। इसका अल्बुकर्क का, अल्बुकर्क का समय है 1509 से 1515। डन। फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं। कोचीन, कालीकट, कन्नूर, हर जगह फैक्ट्री लगा रहे हैं ये लोग। सूरत तक फैक्ट्री लगा चुके हैं पुर्तगाली। ठीक है। अब बीच में बहुत से लोग आए जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है कि 1529 से 35 तक एक व्यक्ति और आएगा जिसको क्या कहेंगे? नीनो डी कुन्हा। कैसे याद करोगे सर? इन सबको कैसे याद करोगे? सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना कि गुरुजी आप तो पढ़े हो, हमको समझा दिए, अब याद कैसे हो? तीसरा पॉइंट बताओ। अच्छा, बार्थो को अगर हम एक मान लें कि चलो सबसे पहला प्रयास किसने किया? बार्थो ने। एक बात बताओ मुझे कि गामा में कितने लेटर, कैब्राल में कितने लेटर, अल्मीडा में कितने, अल्बुकर्क में कितने, नीनो डी कुन्हा में कितने? अब क्या चाहिए तुम्हें? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे पूजा दीदी, बार्थो को एक मान लो। डन। गामा में कितने लेटर? दूसरे नंबर पे। कैब्राल में कितने? तीसरे नंबर पे। अल्मीडा 4। अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, बताओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक सही है? ये बात आपको समझ में आई? अब मैं लिखवाऊंगा आपको, आपको मैं पहले समझा दूं, फिर उसके बाद मेरा लिखवाना मेरी जिम्मेदारी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? याद रखना एक पॉइंट बस, ठीक है? वो ये है
कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, पुर्तगाली सबसे पहले आए और 100 सालों तक इनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। नो डिस्टर्ब, नो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। कब तक? 1600 तक। 100 साल भारत पे अकेले राज किया इन लोगों ने। ना डच आए, ना फ्रांसीसी आए। अरे देखिए ना आप, सब कुछ तो मैं लिख के पढ़ा रहा हूं। डच कब आएंगे बताओ? 100 साल कोई डिस्टर्बेंस है? नहीं, 1500 से 1600 तक। ठीक है सर। अब तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये आए, दूसरा पॉइंट 100 साल तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तीसरा पॉइंट ये 1961 में गए भारत से। आजादी के 14 साल बाद। भारत की इतनी औकात नहीं थी कि पुर्तगालियों को हटा सके। उस समय 61 में इनके पास 3 क्षेत्र थे। एक था गोवा, एक था दमन और एक था दीव। लास्ट तक ये छोड़ने को तैयार नहीं थे और कहते थे हम भारतीय हैं, क्योंकि पूरी जनसंख्या 90% ईसाई हो चुकी थी अल्बुकर की वजह से, शादी करने की वजह से। तो ये कहते थे हम भारतीय हैं। नेहरू जी ने कहा निकल जाओ, यहाँ से अगर मैं अपसेट हो गया तो तुम सोच लेना। अब गुजरात के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनको कहा यार इनको देखो डिस्टर्ब कर रहे हैं ये सब। तो पटेल जी ने कहा कि भारतीय हो, बताओ ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? सब कुछ पूछा। अब कब छोड़ोगे ये बताओ? ये कहे नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मिलिट्री बुलाओ। और मिलिट्री ने क्या चलाया? ऑपरेशन। तुम्हारे बाप को मार के भगा दिए हैं अंग्रेजों को, तो तुमको कितना समय लगेगा? ऑपरेशन विजय के तहत ये तीनों क्षेत्र पुर्तगालियों से 1961 में छीन लिए गए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। पुर्तगालियों ने क्या किया जो एग्जाम में आता है? भारतीय स्त्रियों से विवाह, भारतीय स्त्रियों से विवाह। अगर कोई उस टाइप का बच्चा दिखे तुम्हें, डिसूजा टाइप का, तुम समझ जाना है, ठीक है। फिर सती प्रथा, अच्छा काम भी किया, सती प्रथा बंद करवाया। प्रिंटिंग मशीन भारत में पहली बार कोई ला रहा है, प्रिंटिंग मशीन भारत में पहली बार कोई ला रहा है पुर्तगाली। भारत में पहली बार कोई न्यायालय बनवा रहा है। कहाँ? गोवा में, ईसाई न्यायालय। भारत में पहली बार कोई चर्च बनवा रहा है। भारत में पहली बार कोई खजूर ला रहा है। खजूर लाया? नहीं नहीं, पपीता लाया, आलू लाया, तंबाकू लाया, आदि। दे आर पोर्चुगीज हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है, आर्म कार्टेज, कार्टज आर्मेडा, आर्मेडा सिस्टम या व्यवस्था, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। जो भी भारतीय हिंद महासागर से गुजरेंगे अकबर तक, भारत का महान अकबर नाव लेके गुजरा, इन लोगों ने रोक लिया। कहाँ? अकबर की जहाज का है, अकबर के बाप की जहाज हो, लड़ना है? नहीं, तोपों से कोई नहीं लड़ सकता। क्या लदा है इसमें? 2 चीज नहीं ले जा सकते आप, इस व्यवस्था है ही नहीं। इनके बाप का देश था। एक, जहाज में क्या नहीं होना चाहिए, और एक क्या नहीं होना चाहिए? आप बेचो जो बेचना हो, और बेचोगे तो ठीक है, कार्टज लो पहले, टोल, एक पास लो हमसे कि हमको हिंद महासागर में चलना है, और 1 महीने का वक्का बनाते हैं। कितने का? 2000। अकबर की 2000। अकबर ने कहा इनसे लड़ना नहीं, 2000 दे दो इनको। अकबर ने भी इनका कार्टल लिया था पुर्तगालियों का। ये इन लोगों की फिजा थी। और जहां तक जा रहे हो, 2 जहाज हमारी पीछे पीछे तुम्हारे जाएगी। कि व्यापार किससे करने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर फ्रेश होने। अरे हम खड़े रहेंगे। आर्मेडा,
आर्मीडा मतलब एक आर्मी लगाएंगे। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कार्टर। यानी हिंद महासागर का अगर कोई किंग है, स्वामी है, वो पोर्चुगीज, और 100 सालों तक, 1605 तक इनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1500 से 1605 तक। सर, एक दृष्टिकोण ये हो कि 1498 में जब पुर्तगाली आए तो भारत में क्या चल रहा था? वंश। सर, 1526 से क्या चालू हो गया? मुगल। यानी कौन? बाबर। सर, 1530 तक बाबर ने किया, 1530 से 1540 तक हुमायूं। हुमायूं 2 बार शासन करेगा भारत पे। और दूसरा शासन इसने किया 1550 से 56 तक। डन। हुमायूं ही। अब आपको लगेगा 40 से 50 तक, सॉरी 55। आपको लगेगा कि ये 15 साल कौन आया? तो एक बेहतरीन आदमी आया था, शेरशाह सूरी, अफगान का था। मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगा, ठीक है? एक तरफ पुर्तगालियों को आपने पढ़ लिया है, एक तरफ भारतीयों को देख लीजिए, ठीक है? क्या किया? 1556 से 1556 से 1605 तक कौन आया? अकबर का मरना पुर्तगालियों का मरना है। अकबर की डेथ पुर्तगालियों की डेथ है, क्योंकि 3 घटनाएं 1605 में हुई। 1605 में कितनी घटनाएं हुई? एक कौन मरा और कौन आया? डच आए। और डचों के आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? क्योंकि डच इनसे एडवांस लेवल के थे। ये 100 साल पहले चले आए थे, वो 100 साल बाद आए, तो आधुनिक बंदूकें, इनकी जहाज बड़ी बड़ी होती थी, वो सब स्टीमर लेके आए थे। मारते थे, गला काटते थे, सामान लेते थे और निकल जाते थे। उसको कहा जाता था फ्लूट शिप। क्या कहा जाता था? डचों के पास सबसे बेहतरीन जहाज थी, जिसको क्या कहा जाता था? 3 लोग बैठ जाओ, भारत चलते हैं। स्कूटी। आई सब ट्रैक्टर लेके आते थे। ए, आई ट्रैक्टर नहीं, बैलगाड़ी लेके चलते थे। आगे कौन जाएगा? डच। आने वाले 40 सालों में, यानी 1605 में ये आए हैं डच, और 1640 या 45 तक सब छीन लिया पुर्तगालियों से, सब कुछ छीन लिया पुर्तगालियों से, एवरीथिंग। केवल 3 चीजें थी, गोवा, दमन और दीव, इनके पास। आने वाले 40 सालों में पुर्तगालियों से सब कुछ इन्होंने ले लिया। और थोड़ा बहुत जो बचा था डचों से, वो किसने छीन लिया? अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेज और पुर्तगाली आपस में मिल गए, एक संधि हुई 1630 में, उसको बोलते हैं मैड्रिड। क्या बोलते हैं? मैड्रिड की संधि। इसमें यह कहा गया कि आज से पुर्तगाली और अंग्रेज नहीं लड़ेंगे। कौन कौन नहीं लड़ेगा? भारत में पुर्तगाली और अंग्रेज। यानी अब हम डचों को मारेंगे मिलके दोनों लोग। तो पुर्तगाली तो पहले खत्म हो चुके हैं, तो अब लड़ेंगे क्या? लेकिन अब लड़ाई किसकी थी? डच और अंग्रेज की। ठीक है, ओके। मैड्रिड की संधि के बाद 1661 में इस संधि को और मजबूत किया गया, जब इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की कैथरीन ब्रिगंजा से कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विवाह। पुर्तगाल की राजकुमारी थी, रानी की पुत्री कैथरीन ब्रिगंजा, और वहां राजा जेम्स के लड़के थे चार्ल्स द्वितीय, तो दोनों का विवाह हो गया। अब जब दोनों का विवाह हो गया तो पुर्तगाली और अंग्रेज ससुराल के हो गए, अब तो और लड़ाई नहीं होगी। लेकिन एक बार बताओ, कैथरीन ने दहेज में क्या लाया? कैथरीन ने दहेज में प्राप्त किया बंबई, क्योंकि ये पुर्तगालियों के बाप की थी, और उठा करके किसको दे दिया? अंग्रेजों को। और चार्ल्स द्वितीय ने कहा हम थोड़ी ना जाएंगे वहां, 10 रुपया सालाना दे दो हमको, 10 पाउंड, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई बंबई, दहेज वाली बंबई। और यहाँ एक बेहतरीन आदमी बैठा, जिसका नाम था गेराल्ड औंगियार। क्या नाम था? जेराल्ड या गेराल्ड है औंगियार, बंबई का पहला गवर्नर जिसने बंबई बसाया। आया हुआ प्रश्न है, गेराल्ड औंगियार। तो 100 सालों तक पुर्तगालियों को किसी ने टच
नहीं, 100 सालों के बाद ऐसा बर्बाद हुए वो कि पुर्तगालियों का कहीं पू नहीं बचा। केवल 3 जगह रह गए, कहाँ? गोवा, दमन और दीव। लेकिन सर अभी 1605 में खत्म हो गए। इतने रह गए पुर्तगाली, मतलब जब पुर्तगाल भारत में था तब इतने राजा थे बस। अब जैसे ही डच आएंगे, जैसे ही 3 साल बाद अंग्रेज आएंगे, यहाँ का सिनेरियो भी बदल चुका होगा मुगलों का। और यहाँ कौन बैठा होगा? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन बैठा होगा? शाहजहां, फिर अपना आदमी। तो इनके साथ कौन खेलेगा? और पुर्तगालियों के साथ कौन खेला? ऊपर के 3, 1 2 3। इनके साथ कौन खेला? 1 2 3। ये मैं समझाता हूं तुम्हें, ये मैं आपको बताता हूं कि जब साउथ में ये सब कार्यक्रम चल रहा था, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, तो उत्तर में कौन था? तो पुर्तगालियों के साथ 3 लोगों ने व्यवहार बनाए, और डचों के साथ, अंग्रेजों के साथ इन तीनों लोगों ने। क्या यहां तक बात आपको क्लियर है? आधुनिक भारत कैसे शुरू हो रहा है पता चल रहा है? पक्का समझ में आया है? डरो नहीं, लिखवाऊंगा नहीं, मैं लिख करके आपको फोटोकॉपी भिजवा दूंगा। कोई दिक्कत? आप क्लास में समझो, और अगर लिखने के लिए कहोगे तो लिखवा भी देंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पेज खोलेंगे, वन लाइन लिखवाते चले चलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, आइए शुरू से, और अपने मन में जो भी प्रश्न हो वो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, यहीं से शुरू हुआ था ना क्लास। जो लोग नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। हाँ बेटा, सही है, समझ में आया। सोशल साइंस में क्या पढ़ा हम लोगों ने? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी क्या पढ़ा? मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल नहीं, एंशियंट नहीं। हम लोगों ने क्या शुरू किया है? मॉडर्न। इसी को कंटिन्यू करना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है सर। इतिहास क्या है? इतिहास की 2 आंखें हैं, एक का नाम है समय और एक का नाम है स्थान। जिस व्यक्ति को ये दोनों चीजें क्लियर रहेंगी, उसको इतिहास में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है सर। फिर इतिहास आपको रटना नहीं है, इतिहास आपको क्या करना है? समझना है। और क्या समझना है? एक घटना के बाद दूसरी घटना, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस टाइप से। ठीक है, ओके। फिर हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिए, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाए, लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि कोरोमंडल तट कहाँ है, मालाबार कहाँ है, कोंकण कहाँ है, काठियावाड़ कहाँ है, ऑटोमन एम्पायर कब बना, कब खत्म हुआ ऑटोमन एम्पायर, अरब सागर कहाँ है। और फिर थोड़ा सा जगह कम थी तो मैंने यहीं अफ्रीका बना दिया था। अफ्रीका का साउथर्न पॉइंट है उत्तमाशा अंतरीप, जहाँ बार्थो आया था सबसे पहली बार। कौन आया था? बार्थो। जैसे तुम लोग जीजा को जीजू कहते हो ना, तो बार्थो लोमियो डियास नहीं कहोगे, प्रेम से बुलाओगे। क्या बुलाओगे? बार्थो। अब घर में ना नाम रख देना किसी का, नहीं तो फिर लगाना पड़ेगा डॉक्टर आर्थो, है ना? ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आई? बताइए, बैजेंटाइन इंपायर कहाँ था? पूरब में कि पश्चिम में? पूरब में, पूर्वी यूरोप। पूरब मत कहो, पूर्वी यूरोप। ठीक है। और इसका पतन कब हुआ? बोलिए बोलिए। 1453, याद रहेगा। और इसके पतन का कारण क्या था? वेरी गुड, अगर आप जवाब दे पा रहे हो तो यू आर एक्सीलेंट, क्योंकि ये सबसे टफ टॉपिक है जो मैं आज पढ़ाया हूँ। और मुझे आने से पहले ये लगा था कि शायद मैं आज नहीं समझा पाऊंगा, और जैसे ही मैं आया ऑफिस में तो ये कहा गया कि आज 4-5 डेमो है। मैंने कहा ले, चुनौती पे चुनौती। तो मैंने कहा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही कि सर थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगा। और मैंने बेस्ट किया। अगर आप जवाब दे पा रहे हो तो यानी तुम चीजों को समझ चुके हो। ठीक है भैया, ओके। तो चुलिया समुदाय कहाँ था? मलक्का पे। और चेटियार कहाँ थे? ठीक है, वेरी गुड। सिलोन कहाँ है? सिलोन मतलब श्रीलंका। पुर्तगालियों ने सिलोन भी जीत लिया था, और डचों ने सिलोन को छीन भी लिया था। किससे? पुर्तगालियों से। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुर्तगाली और डच की दुश्मनी इतनी क्यों।
ऐसा मत सोचना कि उसकी गर्लफ्रेंड ले लिए थे, उठा ले गए थे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। स्पेन ने डच को बहुत लंबे समय तक गुलाम बना के रखा था। ये किसने? स्पेन ने। और 1598 98 करीब, एग्जैक्ट डेट शायद ना हो, पुर्तगाल और स्पेन एक हो गए। स्पेन ने पुर्तगाल को अपने आप में मिला लिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे हम पाकिस्तान को मिला लें, तो अब जो पाकिस्तान का दुश्मन होगा वो मेरा भी तो दुश्मन हो जाएगा। तो पुर्तगाली इसलिए मार खाए स्पेन वासियों के चक्कर में, वरना डचों की पुर्तगालियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। स्पेन ने गुलाम बना के रखा था किसको? पुर्तगाल को, नीदरलैंड को। पुर्तगाल मतलब नीदरलैंड। आज के समय में, सॉरी, डच मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड। डच बिलोंग फ्रॉम हॉलैंड, या आधुनिक नाम क्या है? नीदरलैंड। डेनमार्क, डेनिस। ठीक है, ओके। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको? भारत की फेवरेट चीजें कौन कौन सी थी? सूती कपड़ा, रेशम, नील, मसाले, चीनी मिट्टी, है, कपूरथला की चाय, ये जाता था, ये सब बिरयानी वगैरह है, राजेश बिरयानी वगैरह सब जाता था। चलो, ये बार्थो पहला, दूसरा नाना गामा, तीसरा, चौथा, अच्छा हम ही को सिखाओगे, पांचवा अल्बुकर्क, और छठवां ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीडा। ठीक है। और पहले वायसराय वास्तविक अल्बुकर्क, जिसने जीत हासिल की हर जगह। बताएंगे कहाँ उसने कब क्या जीता, समय और स्थान। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैंने भारत का परिप्रेक्ष्य दिया था। जब वास्को डी गामा आया था तो कहाँ उतरा था? कप्पक डाबू पे, कालीकट पे, और वहां का जो राजा था जमुरिन। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने आपको यहाँ पढ़ाई है, ये भारत में आने का क्रम और स्थापना। बात क्लियर है? ठीक है सर। और कुछ कोई प्रश्न यहाँ से? कोलंबस याद रहेगा? ठीक है, आगे आइए। अच्छा, एक चीज और लिखनी थी ना, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिखा। बताते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब शांति से हिंद महासागर में आना, ज्यादा तोप सिंह बन के ना आना। यहाँ के तोप सिंह केवल पुर्तगाली हैं, और मैं चाहता हूँ कि आइए, जो ये सिस्टम है इसको लीजिए और व्यापार करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं शांत जल नीति अपनाना चाहता हूँ कि जल में शांति से व्यापार करिए, आप भी और हम भी। और जितना कमाइए उसका टैक्स हमें दे दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप उलझेंगे तो फिर ये ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं, फिर इसको हम क्या बना देंगे? समझ जाओगे ना? आप समझ गई? ओके, ये बात समझ में आई? ओके। कार्टेज आर्मीडा, बारूद काली मिर्च अलाउ नहीं थी। ऑपरेशन विजय, एक बार सर्च कर लेना। ऑपरेशन विजय था कि ऑपरेशन पोलो था? विजय था, विजय था ना। पोलो वहां चला था, हैदराबाद। हाँ ठीक है। खजूर, पपीता, आलू, तंबाकू और भी चीजें हैं। ठीक है, डेट्स वगैरह भी हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको अलग पढ़ाया, एक तरफ पुर्तगाल और एक तरफ मुगल। तो पुर्तगाली जब तक साउथ में डांस कर रहे थे, उत्तर में कौन डांस कर रहा था? बाबर, हुमायूं। इनको महान कहते हो तुम लोग, बंदूक छूने के लिए पगलाए थे। पुर्तगाली ने कहा दिखना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। जब डच और अंग्रेज की भी एंट्री हो जाती है उसी साउथ में, उसी साउथ वाले पार्ट में, यानी इस वाले हिस्से में, तो सिनेरियो अलग होता है। अब संघर्ष और बढ़ चुका है, लेकिन पुर्तगाली बहुत जल्दी हार जाते हैं। संघर्ष डच और किसका होता है? अंग्रेजों का। डच भी हार जाते हैं। एंट्री होती है हीरो की, फ्रांस की। उसकी भी कहानी हम आपको आगे पढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई थी?
ये थोड़ी-सी कहानी हमने आपको पढ़ाई कि अंग्रेज मैड्रिड की संधि किए पुर्तगालियों के साथ कि आज के बाद से हमारा आपको कोई युद्ध बचे ही कहाँ हो, तुम जो युद्ध करोगे, सब तो डचों ने ले लिया है, तो तुम सब युद्ध किस चीज़ के लिए करेंगे? हैं? ओके। किसकी शादी हुई थी? चार्ल्स और किसकी? कैथरीन कहाँ की थी? हाँ, पुर्तगाल की। और चार्ल्स कहाँ के थे? इंग्लैंड के। दोनों की शादी हो गई और दहेज में क्या मिला? अब कब मिला? तो हम तो बहुत पहले पहुंच गए ना, अभी आएंगे धीरे-धीरे 1661 में। फिर हमने क्या कहा 1605 में 2 घटनाएं, सॉरी 3 घटनाएं हुई। एक, अकबर की डेथ, दूसरी डचों की एंट्री। ऐसे शब्द लिखा कर तुम्हें याद रहेगा। डचों की वीआईपी चश्मा उस्मा लगा के फ्लूट शिप से हैं, दो दो बंदूकें टांगे, इसको देखो इमेजिनेशन कर रही है हैं? फिर किसका पतन? पुर्तगालियों का पतन। क्या यहां तक बात समझ में आई है? कल हम लोग पढ़ेंगे डच और अंग्रेज। आज हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ लिया है, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, या आप कहोगे तो कल हम लिखवा ही देंगे। बिल्कुल आएंगे, यही आते ही है। मैं आपको एक चीज और भरोसा दिला दूं कि मैं अभी भी अपना 10% यूज कर रहा हूँ। असार में शुरू में आते ही मैंने बोला कि पुर्तगाल के राजा मैनुअल थे, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि कहाँ पुर्तगाल में घुसे जा रहे हो, है ना? फिर मैं बताता पुर्तगाल, फिर वहाँ का जो प्रिंस था, नेविगेटर, द नेविगेटर की उपाधि लेके चलता था, क्योंकि उसको समुद्री खोजों में बहुत आनंद आता था। ठीक है, तो राजा कौन था? मैनुअल। उनके लड़के को क्या कहा जाता था? द नेवे प्रिंस द नेविगेटर। तो नेविगेटर का मतलब खोजने वाला। तो ये सब बातें हम आपको नोट्स में लिख के दे देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं लिखवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और आज तक केवल एक चीज़ पूछा है, ब्लू वाटर पॉलिसी। और आज तक आपसे इतना ही पूछा है, प्रिंटिंग मशीन। ठीक है? आज तक आपसे यही पूछा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? 3 बार आया। कितनी बार आया? 1498 और थोड़ा सा इसको चेक कर लेना है, 2 वाला जहां तक है मैं ठीक हूँ। फिर आता है 1524 में शायद, और यही इनकी डेंगू से डेथ हो जाती है। यही इनकी कालीकट में ही डेंगू से डेथ हो जाती है। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है कि किसकी भारत में डेथ हुई। एक ये है, एक अभी कार्नवालिस आएगा गाजीपुर में, आज भी है, देख सकते हो तुम दोनों, जाके निकालना पड़ेगा उसको, कार्नवालिस को। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छी लगी क्लास? किसी को कोई दिक्कत? लेवल बहुत हाई तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू। समझ में आया? बताओ, ऑटोमन एम्पायर कहाँ था? अच्छा, कब बना? तेरह सौ। एक बार हम लोग हेल्प कर हैं? जाना तो है हमें। समझ में आया? ओके, थैंक यू। तो है ना?
सब बना देंगे, ठीक है। सबको मिल के थी। ये सर। अच्छा अच्छा नारियल। ठीक। हाँ हाँ। पानी वाला चाहिए गली वाला। नहीं नहीं वो नहीं नहीं एक एक पानी वाला रहता है, एक गली वाला, ज्यादा पानी वाला चाहिए एक गली। ठीक 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 ठीक।